हेलो एस्पिरेंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लास्ट 3 मंथ्स की हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ताकि हम प्रीलिम्स को आसानी से क्वालिफाई कर पाए। ठीक है, सबसे पहले जो आपको करना है वो है चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना। मुश्किल से हमारे पास 3 महीने बचे। इस 3 महीने में से अगर हम 1 महीने निकाल दें अपने रिवीजन के लिए, ठीक है, तो हमारे पास बचते हैं 2 महीने। अब टाइम जो है हमारे पास कम है और पढ़ने के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेनी चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट्स हम पहले पढ़ने वाले हैं। जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। आपको पता होना चाहिए कि नंबर 1 पे यानी कि सबसे पहले आप किस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से ख़त्म करने वाले हो, फिर दूसरा सब्जेक्ट क्या होगा, तीसरा क्या होगा। ये प्रायोरिटी आपको अपने हिसाब से सेट करनी है। बट अगर आप मुझसे पूछो कि आपके हिसाब से प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट मैं रखूँगा वो होगा पॉलिटी। क्योंकि पॉलिटी से हर साल 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं और पॉलिटी आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। इसके सोर्सेस हमें फिक्स पता है कि आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है। ठीक है, दूसरा जो सब्जेक्ट होगा वो मेरे लिए होगा इकोनॉमी। क्योंकि इकोनॉमी भी हर साल 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं और इसके लिए भी सोर्सेस फिक्स है कि बच्चे या तो श्री राम IAS पढ़ सकते हैं, या तो मृणाल सर की बुक पढ़ सकते हैं, या कोई डिफरेंट स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ सकते हैं। उसके बाद एनवायरनमेंट से 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके बाद मैं रखूँगा एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट अगर किसी को अच्छे से करना है, अगर अच्छा स्कोर करना है, तो एनवायरनमेंट में आपको खास करके 2 चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि एक तो आपका बेसिक कंप्लीट हो, और ये बेसिक आप कहाँ से कर सकते हो, शंकर IAS। पर शंकर IAS में आप देखोगे कि सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। शंकर IAS में बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जो आप नहीं भी पढ़ोगे ना तो काम चलता है, और इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो शंकर IAS। बट एनवायरनमेंट में PYQs बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस उन क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होते हैं ना, इन पे आपका नोट्स रेडी होना चाहिए। ठीक है, इससे आप एनवायरनमेंट में अच्छा स्कोर कर लोगे। एनवायरनमेंट के बाद जो सब्जेक्ट होगा वो होगा जियोग्राफी। जियोग्राफी में आप देखोगे 10 से 15 क्वेश्चन हर साल आते हैं। फिजिकल, वर्ल्ड फिजिकल जियोग्राफी से और इंडियन फिजिकल जियोग्राफी से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन्हीं 2 सब्जेक्ट से होते हैं। और इसके बाद मैं रखूँगा साइंस एंड टेक को। तो ये मेरे प्रायोरिटी सब्जेक्ट हो जाएंगे कि इन सब्जेक्ट के भरोसे ही आपको एग्ज़ाम देने जाना चाहिए। इनके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि नंबर 6 पे रख लेते हैं हम मॉडर्न हिस्ट्री को। मॉडर्न हिस्ट्री से हर साल 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो कि उनमें से 3 आप अटेम्प्ट कर सकते हो, 2 या 3 अटेम्प्टेबल होते हैं। फिर 7 पे हम रखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री को। एंशिएंट हिस्ट्री से भी 2 या 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं। बट ये क्वेश्चन मैं कहूँगा कि अटेम्प्टेबल नहीं होते, यानी कि इन क्वेश्चन का टफनेस बहुत ज़्यादा होता है, फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। फिर मेडिएवल हिस्ट्री से अभी UPSC ने उस लेवल पे क्वेश्चन पूछना चालू नहीं किया। 1, 2, 3 क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद हम रख देते हैं आर्ट एंड कल्चर को। आर्ट एंड कल्चर में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ये आज तक किसी को पता नहीं चला। और यहाँ से मान लीजिए कि 2-3 क्वेश्चन आ भी रहे हैं, और 2-3 क्वेश्चन के लिए आप अगर नितिन सिंघानिया पढ़ने बैठ जाते हो, जो कि 700 से 800 पेजेस की किताब है, तो आप एक्चुअली में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अब आप खुद बताओ कि जिस सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 से 20, उनको पहले पढ़ना चाहिए, या फिर जिन सब्जेक्ट से 3 या 4 क्वेश्चन आ रहे हैं उनको पहले पढ़ना चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि आप इन सब्जेक्ट पे फोकस करो, क्योंकि इन सब्जेक्ट से लगभग आप उतने मार्क्स तक पहुंच जाते हो कि आप क्वालिफाई कर जाओगे प्रीलिम्स। अगर इन सब्जेक्ट में आप 70 to 80% क्वेश्चन भी सही कर ले जाते हो तो आप प्रीलिम्स आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट वाइज फोकस ये रहना चाहिए। अब एक बार जब आपने सब्जेक्ट की प्रायोरिटी सेट कर ली है, ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट्स के अंदर टॉपिक्स की प्रायोरिटी सेट करनी है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे UPSC हर साल क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। ठीक है, और इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स। जैसे हर सब्जेक्ट में आप देखोगे तो कुछ ही ऐसे चुनिंदे टॉपिक्स होते हैं जिनसे UPSC क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि पॉलिटी में अगर मैं बात करूँ तो पॉलिटी में आप देखोगे प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, उसके बाद इमरजेंसी प्रोविज़न, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे UPSC क्वेश्चन पूछता ही पूछता है।
तो आपको सबसे पहले जब आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो कोई, तो उन टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए जिनसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब एक बार जब आपने अपने सब्जेक्ट की प्रायोरिटी सेट कर ली है, ठीक है, फिर टॉपिक भी आपने डिसाइड कर लिया है, इसको आपने पढ़ भी लिया। अब जो दूसरा काम आपको करना है वो है टेस्ट देना। अब टेस्ट आप क्यों दोगे? टेस्ट इसलिए दोगे आप क्योंकि आपने जो भी पढ़ा है ये आपको लगता है कि आपको आता है, पर क्या आप इसे रिकॉल कर पा रहे हो? ये टेस्ट करने के लिए कि जो भी आपने पढ़ा है वो सच में आपके दिमाग में है या फिर नहीं है, उसको टेस्ट करने के लिए आप दोगे टेस्ट। और टेस्ट आप दो चीज़ों के दोगे, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और दूसरा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में आजकल मॉक टेस्ट बहुत ही टफ होने लगे हैं, तो आप विजन आईएएस का दे सकते हो, इनके मॉक टेस्ट अच्छे हैं। राउस आईएएस के भी मॉक टेस्ट अच्छे हैं। ठीक है, तो इन दोनों का दे सकते हो, और इनके अलावा भी अगर आपको लगता है किसी का देना चाहिए तो उसका दे सकते हो। ठीक है, आप किसी का भी मॉक टेस्ट दे सकते हो, पर मॉक टेस्ट आपको देने कितने हैं? कम से कम 2 सेक्शनल मॉक टेस्ट। सेक्शनल मतलब एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट का 2 मॉक टेस्ट। जैसे आपने पॉलिटी पढ़ी तो पॉलिटी का आप 2 मॉक टेस्ट लगा लो, एक विजन से लगा लो, दूसरा राउस से लगा लो। ठीक है, कम से कम 2, इससे ज़्यादा भी अगर कोई लगा सकता है तो वो लगाए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने सालों के? कम से कम 5 सालों के। 5 सालों के आप लगा लेते हो तो ये काफ़ी है आपको एक आइडिया देने के लिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपने 2 सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा लिए और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपने लगा लिया। तो अब इससे आपको क्या हो जाएगा? इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो भी यहाँ पढ़ा था उसको आप कितना रिकॉल कर पा रहे हो। ठीक है, और इसके अलावा ये पता चल जाएगा कि जो आपने पढ़ा था वहाँ उस सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। जैसे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको पता चल गया कि प्रेसिडेंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको भी ये आइडिया लग जाता है कि प्रेसिडेंट जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद जब आपने टेस्ट लगा लिए हैं तो इसके बाद आपको करना है टेस्ट को एनालाइज। जब भी आप इसको एनालाइज कर रहे हैं तो आपको देखना क्या है, जैसे मानिए आपने क्वेश्चन को ये अटेम्प्ट किया है और ये क्वेश्चन हो गया है गलत, तो आपको यहाँ एनालाइज करना है कि ये जो मेरा गलत हुआ है, ये जो मिस्टेक हुआ है मुझसे, ये कोई सिली मिस्टेक तो नहीं था? सिली मिस्टेक, अगर सिली मिस्टेक है तो आप इसको नोट डाउन करें कि कैसा सिली मिस्टेक था। क्या आपने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा था, या फिर क्या आपने क्वेश्चन में कभी कभी नोट लगा होता है वो अच्छे से नहीं देखा था, या फिर आपने हड़बड़ी में जल्दी मार्क कर दिया था, इस वजह से ये क्वेश्चन गलत हुआ। तो पहले तो अपने मिस्टेक को आइडेंटिफाई करें और उसको नोट कर ले कहीं पे कि ये मिस्टेक हुआ था। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको पता चला कि ये जो आपने मिस्टेक किया था ये नॉलेज की कमी के कारण हो रहा है, तो आपको क्या करना है, जिस चैप्टर से क्वेश्चन था, ठीक है, वहाँ पे जाके इसको, यहाँ पे आके आपको इस सब्जेक्ट में उसको रिवाइज करना है ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको करनी है एनालाइज करते वक्त, आपको चेक करनी है सब्जेक्ट के हिसाब से अपनी एक्यूरेसी। जैसे मान लीजिए कि पॉलिटी में 20 क्वेश्चन आए थे, नहीं, मान लीजिए कि पॉलिटी का ही आपने टेस्ट लगाया। ठीक है, पॉलिटी पे कितने क्वेश्चन आए थे? 100, और 100 में से 50 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका डायरेक्टली आंसर आपको पता था कि यही आंसर होगा, बट 50 और जो क्वेश्चन थे उसमें आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज थे। ठीक है, आपको पता था कि ये या बी में से ही कोई क्वेश्चन आएगा, तो इसमें आपने क्या करा, आपने इंटेलिजेंट गेसिंग की, यानी कि आपने सोचा समझा और उसके बाद ए को आंसर टिक कर दिया। ठीक है, तो 50 सवालों में ऐसा आपने किया। तो जब भी आप ऐसा करते हैं तो आपका ये क्वेश्चन सही हो रहा है या गलत, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी एक्यूरेसी क्या है। तो अगर 50 में से आपके 25 क्वेश्चंस ऐसे सही हो जा रहे हैं तो आप मान लोगे कि आपकी एक्यूरेसी यहाँ सही है, तो आप पॉलिटी में इंटेलिजेंट गेसिंग करोगे एग्जाम में भी और मॉक टेस्ट में भी। पर अगर आप यहाँ 50 क्वेश्चन गेस कर रहे हो और यहाँ से 40 रॉन्ग हो जा रहे हैं और 10 गलत हो जाएंगे, ठीक है, तो उस सब्जेक्ट में आप इंटेलिजेंट गेस नहीं करोगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन में मुझे इंटेलिजेंट गेसिंग करनी है और किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन में मुझे इंटेलिजेंट गेसिंग नहीं करनी है। अब आखिरी चीज़ जो आपको करनी है वो करना है रिवीजन। और ध्यान रखिएगा, अगर आपने रिवीजन नहीं किया है ना, तो आपने जितनी भी पढ़ाई की है वो सारा चला जाता है वेस्ट। जितने भी टेस्ट लगाए हैं ये भी वेस्ट, जो एनालिसिस किया है ये भी वेस्ट, आपका 1 साल वेस्ट, फिर अगले साल भी आप तैयारी करोगे वो भी साल वेस्ट। आपकी सारी मेहनत सब कुछ चला जाता है वेस्ट। कब? जब आपने रिवाइज नहीं किया। क्यों? रिवाइज नहीं करोगे तो आपने भले ही जितना पढ़ा हो आप रिकॉल नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कि ये चीज़ मैंने पढ़ी तो है, बट आप वहाँ कन्फ्यूज हो जाओगे
ऑप्शंस को देख के आप हमेशा 2-3 ऑप्शन में कंफ्यूज रहोगे कि ये आंसर होगा या ये होगा या ये होगा, और इससे क्या होगा कि आपकी घट जाएगी एक्यूरेसी। ठीक है, और एक्यूरेसी अगर घट गई तो आप क्वालिफाई नहीं करोगे। तो एक चीज़ जो डिफ्रेंशिएट करता है ना स्टूडेंट्स को, उन स्टूडेंट्स को जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं और क्वालिफाई करते हैं, और जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं बट क्वालिफाई नहीं करते। ठीक है, यहाँ जिन स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सीरियस कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ कि सीरियस दोनों ही हैं। ये भी स्टूडेंट 1 भी बहुत अच्छे से पढ़ता है, स्टूडेंट 2 भी बहुत अच्छे से पढ़ता है, बट स्टूडेंट 1 हो जाता है क्वालिफाई और 2 नहीं होता है क्वालिफाई। कारण क्या होता है? क्योंकि इसने अच्छे से पढ़ा होता है और जो भी पढ़ा होता है उसको रिवाइज किया होता है, बट इसने पढ़ाई तो बहुत अच्छे से की है बट रिवीजन नहीं करा, इस वजह से ये फेल हो जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवाइज करें। ठीक है,